हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के लिए यूरोप का बड़ा अवसर मिलने वाला है, जैसे गन्स में, टेक्निकल में और ट्रस्ट में भी। तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो 2026 की शुरुआत में यूरोपीय संघ और भारत के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को औपचारिक रूप देना होगा और वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक होगा। तो यह साझेदारी एक बेच खरीदने वाले रिश्ते से आगे बढ़कर औद्योगिक सहयोग में और रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने का संकेत भी देता है। तो यूरोप और भारत के बीच संबंधों का यह मोड़ केवल व्यापारिक समझौता का नतीजा नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक सोच की अभिव्यक्ति भी होगी, जिसमें दोनों पक्ष वैश्विक सुरक्षा माहौल के बदलावों के मद्देनजर रखकर अपने हितों को संरक्षित करना चाहते हैं। तो पहले तो ईयू और इंडिया रक्षा भागीदारी के बारे में जान लेते हैं। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास पुराने व्यापारिक रिश्तों से बढ़कर धीरे धीरे मजबूत हुआ है। तो यह सहयोग सामान्यतः दो रूपों में है, जैसे एक पारंपरिक खरीद बिक्री संबंध में और दूसरा साझेदारी की दिशा में विस्तार लाना। तो पहले हम पारंपरिक खरीद बिक्री संबंध के जान लेते हैं। तो पहले यूरोपीय देशों ने भारत को हथियार देते थे, प्रणालियों तथा औद्योगिक उपकरण की आपूर्ति भी करते थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली। ये सब आधुनिक हथियार और प्रणालियां भी देते हैं। उसके बाद साझेदारी की दिशा में विस्तार भी होता है। हालांकि अब यह रिश्ता उस एक तरफा खरीद बिक्री से आगे बढ़कर संयुक्त निर्माण का, यानी तकनीक साझेदारी और रक्षा उत्पादन नेटवर्क के निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। तो यूरोप का रक्षा रणनीति में रिसेट क्यों आ रहा है, तो उसके वजह जान लेते हैं। तो यूरोप का रक्षा रिसेट अर्थात अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को नया आकार देने की प्रक्रिया कई कारणों से प्रेरित है, जैसे अमेरिका नाटो पर भरोसा में कमी हो रहा है। तो ट्रंप प्रशासन की नाटो के प्रति अनिश्चित और नीतियों और यूरोपीय देशों की रक्षा खर्चा की बढ़ती जरूरत ने यूरोप को स्वतंत्र रणनीतिक विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर दिया है। तो आक्रामक सुरक्षा माहौल भी है। तो यूक्रेन युद्ध, दक्षिण चीन सागर की तनावपूर्ण स्थिति और बढ़ती वैश्विक अस्थिरता ने यूरोप को सक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं और हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो यह प्रक्रिया सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि औद्योगिक रणनीति का भी सकारात्मक हिस्सा बन गया है। उसके बाद हम जान लेते हैं विविधीकृत सहयोग की आवश्यकता क्यों है। तो यूरोप अपनी रक्षा निर्भरताओं को केवल अमेरिका या पारंपरिक साझेदारों पर आधारित नहीं रखना चाहता है। तो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ रक्षा क्षेत्र में संयुक्त प्रयास यूरोप के लिए एक संतुलित और विविधीकृत रक्षा नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद गन्स, टेक और ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये तीन स्तंभ क्यों है। तो यह साझेदारी विशेष रूप से तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है: बंदूक जैसे गन्स, तकनीक टेक्नोलॉजी और भरोसे का, यानी ट्रस्ट का। तो पहले तो हम बंदूकों के बारे में जान लेते हैं। तो हथियार निर्माण में साझेदारी की जाएगी। तो भारत और यूरोप लंबे समय से हथियार व्यापार से जुड़े रहे हैं, परंतु हाल के वर्षों में भारत की रक्षा निर्यात क्षमता में भी तेजी आई है। तो भारत अब गोला बारूद, उपकरण और भारी हथियारों का निर्यात बढ़ा रहा है। तो इस साझेदारी के माध्यम से यूरोपीय देशों को भारत से आपूर्ति बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा और भारत अपने उत्पादों को यूरोपीय बाजार में निर्यात कर सकेगा। दोनों के बीच संयुक्त उत्पादन और विनिर्माण कार्यक्रम शुरू भी होंगे। तो इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि रक्षा उत्पादन में नई श्रृंखलाएं का निर्माण भी होगा। उसके बाद रक्षा तकनीक सहयोग भी होगा। तो भारत ने रक्षा तकनीकों में उल्लेखनीय उन्नति की है, जो बाद के वर्षों में स्वदेशी उत्पादन 65% से अधिक पहुंचा है और IDDM यानी आत्मनिर्भर संरक्षण नीतियों के चलते तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिला है। तो EU इंडिया साझेदारी तकनीक सहयोग को बढ़ावा कैसे देगा, जैसे संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजना के तहत
उन्नत रक्षा प्रणालियों और संचार तकनीक में साझेदारी भी किया जाएगा, जैसे साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आधुनिक संचार तकनीकी में सहयोग भी होगा। यह साझेदारी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने के साथ साथ ड्यूल यूज तकनीकों में यानी सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग कर सकेंगे और इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। उसके बाद भरोसा यानी ट्रस्ट। तो रणनीतिक एवं राजनीतिक भरोसा भी होना चाहिए। तो यह साझेदारी केवल औद्योगिक सहयोग नहीं होगा, बल्कि इसमें रणनीतिक भरोसा का एक बड़ा तत्व भी होगा। तो भारत का लोकतांत्रिक मूल्य है और साझा रणनीतिक हित भी है, जैसे हिंद प्रशांत की स्थिरता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान के लिए। तो सुरक्षा चुनौतियों का साझेदारी से सामना करना होगा, यानी सामना हम कर सकते हैं। तो इन तत्वों ने भारत और यूरोप के बीच एक मजबूत भरोसे का नेटवर्क विकसित किया है। यह भरोसा आगे चलकर संयुक्त रक्षा भागीदारी में, सूचना साझाकरण में और रणनीतिक निर्णय निर्माण को भी प्रभावित कर सकेगा। उसके बाद भारत के लिए अवसर क्या हो सकता है? तो वैश्विक रक्षा निर्माण में भारत का उदय हो सकता है। तो भारत ने पिछले दशक में विश्व स्तर पर अपनी रक्षा क्षमता में भारी सुधार भी किया है। तो रक्षा उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ा है और निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। तो भारत के लिए इस साझेदारी का मतलब क्या हो सकता है? जैसे यूरोपीय रक्षा बाजारों तक पहुंच पाएंगे हम, और संयुक्त उत्पादन में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, रोजगार और निवेश में वृद्धि होगा। तो यह भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन नेटवर्क में एक एकीकृत शक्ति के रूप में स्थापित करने का अवसर भी मिलेगा। उसके बाद हम जानेंगे प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और कौशल विकास के बारे में। तो यूरोप तकनीकी रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों में अग्रणी है। तो इस साझेदारी से भारत को उच्च तकनीक हथियार प्रणालियों को सीखने का मौका भी मिलेगा और रणनीतिक अनुसंधान नेटवर्क में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। उच्च स्तरीय कौशल विकास भी होगा भारत का। तो इन सभी कारणों से यह पल वास्तव में भारत के लिए एक बड़ा क्षण हो सकता है। उसके बाद विनिर्माण और निवेश के नए अवसर भी आएंगे। तो यूरोप से निवेश आने से भारत में रक्षा विनिर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद है। तो इससे स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, छोटे और मध्यम उद्योगों को उपलब्ध भी मिलेगा और संयुक्त रक्षा उपकरण और संसाधन विकसित भी होंगे। तो यह भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम भी बनाएगा। तो चुनौतियां और जोखिम क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो किसी भी रणनीतिक साझेदारों की तरह भारत यूरोप साझेदारी में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे भरोसे और गुणवत्ता के मानक के रूप में। जैसे भारत को अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने की जरूरत भी होगा, ताकि यूरोपीय रक्षा मानकों के अनुरूप भरोसा बनाए रखा जा सके। उसके बाद तकनीकी संवेदनशीलता भी होगा, जैसे कुछ उन्नत हथियार तकनीकों और सुरक्षा प्रणालियों अपने संरक्षण यानी संरक्षा के कारण साझा करने में जटिलता पैदा कर सकती है। तो इसे संतुलित करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद लेटिकन संतुलन। तो भारत को उभरते वैश्विक सुरक्षा माहौल में संतुलित नीति को अपनानी होगी, जहां अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सभी अपने अपने हित साध रहे हैं। तो इससे भारत के रणनीतिक निर्णयों में सावधानी आवश्यक होगी। तो उसके बाद निष्कर्ष। तो यू इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, यह एक औद्योगिक, तकनीक और रणनीतिक पुनर्गठन का भी प्रतीक है। तो यह भारत को वैश्विक रक्षा क्षितिज पर एक मजबूत साझेदार बनाता है, यूरोप को अपनी रक्षा निर्भरता और विश्व सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में मदद भी मिलेगा। यह समझदारी दोनों पक्षों के उद्योगों, तकनीक और रणनीतिक हितों को एक साथ भी जोड़ता है। तो यह इंडिया बिग मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि यह अवसर भारत को रक्षा निर्माण के वैश्विक दिशा निर्देश में एक निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर भी मिलता है, सिर्फ खरीदार के रूप में नहीं बल्कि निर्माता, साझेदार और सह निर्यात के रूप में भी मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।